ठीक है बच्चों, तो ये दोनों प्रयोग आपको समझ में आए, रसारोहण के प्रयोग। उसके बाद आप करते हैं बात रसारोहण के सिद्धांत। ठीक है, रसारोहण के सिद्धांत, तो इसको लेकर 3 सिद्धांत दिए गए, जैविक सिद्धांत, भौतिक बल सिद्धांत और मूल दाब सिद्धांत। ठीक है, रसारोहण के 3 सिद्धांत दिए गए, जैविक सिद्धांत, भौतिक सिद्धांत और मूलधाप सिद्धांत। जैविक सिद्धांत यानी कि जीवित कोशिकाओं द्वारा, जैविक सिद्धांत किसे कहते हैं हम, जीवित कोशिकाओं द्वारा, इसको इंग्लिश में कहा जाता है वाइटल थ्योरी। वाइटल मतलब जीवित कोशिकाओं के द्वारा। ठीक है, जीवित कोशिकाओं के द्वारा जो पानी का अवशोषण किया जाता है उसको कहते हैं हम जैविक सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार क्या था, इस सिद्धांत में सबसे पहला तो दिया गया था, अगर मैं जैविक सिद्धांत की बात कर रही हूँ तो सबसे पहले दिया गया था रिले पंप थ्योरी, रिले पंप सिद्धांत। ठीक है, रिले पंप सिद्धांत, रिले पंप सिद्धांत क्या था, रिले पंप सिद्धांत में ये कहा गया था कि जाइलम की जो जीवित कोशिकाएं, जाइलम की जो जीवित कोशिकाएं हैं उनके द्वारा, जाइलम की जो जीवित कोशिकाएं हैं, जीवित कोशिकाओं के द्वारा पानी का अवशोषण किया जाता है। और जाइलम में जीवित कोशिकाएं कौन सी होती है बच्चों, जाइलम पैरेन्काइमा, सबको पता होगा। जाइलम में 4 तरह की कोशिकाएं हम कैसे पाई जाती हैं, जाइलम की ट्रैकिड्स, वेसल, फाइबर और पैरेन्काइमा। मेरे ख्याल से सबने पढ़ा है, 12th में सबके था या नहीं था, ट्रैकिड्स, वेसल, फाइबर और पैरेन्काइमा। तो मैं कहते हैं जाइलम पैरेन्काइमा ही जो होती है वो केवल एक ऐसी एकमात्र कोशिका जो जीवित होती है। तो ये देखा गया कि उसकी जीवित कोशिकाओं के द्वारा, जीवित कोशिकाओं के द्वारा यानी कि पैरेन्काइमा के द्वारा पानी का अवशोषण किया गया है। लेकिन जब ऐसा देखा गया कि जाइलम पैरेन्काइमा की कोशिकाओं को किसी भी और चीज के द्वारा, जहर के द्वारा या कोई भी और चीज के द्वारा जब इनको मार दिया गया, ठीक है, जीवित कोशिकाओं को बंद कर दिया गया, उनको मृत कर दिया गया, उसके बावजूद उसमें रसारोहण हो रहा था। इसीलिए रिले पंप सिद्धांत को क्या कर दिया गया, पूरी तरह खारिज कर दिया गया। ठीक है, समझ में आया रिले पंप सिद्धांत। उसके बाद है स्पंदन सिद्धांत। स्पंदन सिद्धांत तो बिल्कुल ही खराब था, बिल्कुल ही बेकारी था। पल्सेशन थ्योरी इसको कहते हैं। ठीक है, पल्सेशन थ्योरी इसको कहते हैं, स्पंदन सिद्धांत। बेसिकली स्पंदन सिद्धांत क्या कहता है, स्पंदन सिद्धांत में एक उन्होंने कहा कि उन्होंने इसको पूरा आपका जो फिजिक्स का मॉडल होता है, इलेक्ट्रिसिटी का जो मॉडल होता है उससे जोड़ दिया गया था। और इसको दिया भी एक हमारे फिजिक्स के साइंटिस्ट हैं जेसी बोस, उन्होंने ही दिया था। उन्होंने कहा एक नीडल होती है, ठीक है, एक नीडल एक मीटर से जुड़ी हुई होती है। इस नीडल को जब हम पादप की कोशिकाओं में या पादप में जब हम इसको जैसे कि बाहर से, जैसे मान लो छाल है, उसमें जब आप इसको निकालते हैं, उसमें अंदर डालते हैं, तो कोशिकाओं में होने वाला संकुचन, ठीक है, संकुचन जिससे स्पंदन दर्शाता है, यानी कि सिकुड़ना फिर पूरी तरह खुलना, सिकुड़ना फिर खुलना, जो ये संकुचन होता है, इसी की वजह से पादप में क्या होता है, रसारोहण होता है। लेकिन इस सिद्धांत को प्रयोग किया गया क्योंकि स्पंदन क्रिया और स्पंदन जो होती है, पल्सेशन, स्पंदन और संवहन में कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है, या दोनों में कोई भी आपका ये मैं कहूँ कि संबंध नहीं है, हिंदी में हम कहेंगे कोई भी संबंध नहीं है। ठीक है ना, कोई सिमिलैरिटी नहीं है, कोई संबंध नहीं है, तो इसीलिए स्पंदन सिद्धांत को भी खारिज कर दिया गया। ठीक है, हमारे फिजिक्स के साइंटिस्ट हैं जेसी बोस, इन्होंने ही कहा था ये कि पादप में होने वाली जो संकुचन प्रक्रिया है, यानी कि उसका सिकुड़ना फिर बड़ा होना, सिकुड़ना फिर बड़ा होना पानी को लेने के लिए, तो वो कहा था कि उन्होंने वो किसकी वजह से हो रहा है, रसारोहण की वजह से हो रहा है। और यही प्रक्रिया उसके रसारोहण में भी आपके काम आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से जैविक सिद्धांत, 2 सिद्धांत दिए गए इसमें, रिले पंप का सिद्धांत और स्पंदन सिद्धांत, और दोनों ही सिद्धांत क्या कर दिए गए, खारिज कर दिए गए। ठीक है,
इसके बाद आए आपके भौतिक बल सिद्धांत, और कई सारे भौतिक बल सिद्धांत दिए गए। कौन कौन से दिए गए, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले अंतःशोषण सिद्धांत, अंतःशोषण का सिद्धांत। दूसरा कैपिलरी सिद्धांत, कैपिलरी को हिंदी में कहते हैं केशिका, है ना, केशिका सिद्धांत, केशिका का सिद्धांत, अंतःशोषण का सिद्धांत। उसके बाद वायु मंडलीय सिद्धांत, ठीक है। और फिर उसके बाद आता है आपका ट्रांसपिरेशनल पुल, यानी कि वाष्पोत्सर्जन खिंचाव का सिद्धांत। ट्रांसपिरेशनल पुल यानी कि वाष्पोत्सर्जन खिंचाव का सिद्धांत। तो ये सारे सिद्धांत किसके दिए, रसारोहण के सिद्धांत थे। सबसे पहले बात करते हैं भौतिक बल सिद्धांत में किसकी, अंतःशोषण सिद्धांत। अंतःशोषण किसको कहते हैं, इम्बाइबिशन को कहते हैं, कहते नहीं कहते, मैं आपको इसके बारे में बता चुकी हूँ बच्चों। क्या होता है, किसी भी ठोस कोशिका के द्वारा या ठोस सतह के द्वारा जल में बिना घुले उसका अवशोषण करना, ठीक है, जल के कणुओं का अवशोषण करना, जल का अवशोषण करना क्या कहलाता है, उसका अंतःशोषण। और ये किसके द्वारा होता है, तो इसमें कहा गया था, इसमें कुछ साइंटिस्ट जिन्होंने दिया था ये अंतःशोषण का सिद्धांत, किसने दिया था, अंगर ने दिया था। तो उन्होंने ये कहा था कि जाइलम की जो कोशिका भित्ति की कोशिकाएं होती हैं, जो कोशिका भित्ति होती है वो क्या करती है, पानी के अणुओं का अवशोषण करती है। जाइलम की कोशिकाएं पानी के अणुओं का अवशोषण करती हैं, और अवशोषण करने की किस चीज का रिपीट बच्चों, इम्बाइबिशन का। भौतिक बल सिद्धांत हम बात कर रहे हैं, मैं आपसे रसारोहण के सिद्धांतों की बात कर रही हूँ। रसारोहण के सिद्धांत में हमने सबसे पहले क्या देखा, जैविक सिद्धांत। जैविक सिद्धांत इसमें बताया गया कि जीवित कोशिकाओं के द्वारा जब पानी का अवशोषण, जल का अवशोषण होता है, उसके लिए इनको जैविक सिद्धांत दिया गया। इसमें दो थे, रिले पंप सिद्धांत और स्पंदन सिद्धांत। रिले पंप सिद्धांत में क्या कहा था, जाइलम की जीवित कोशिकाएं, जीवित कोशिका कौन सी होती है, जाइलम पैरेन्काइमा, तो उनके द्वारा पानी का अवशोषण होता है। लेकिन ये पूरी तरह खारिज था, क्यों, क्योंकि जाइलम पैरेन्काइमा की कोशिकाओं को जब जहर देकर मृत कर दिया गया, उनको मार दिया गया, उनको हटा दिया गया, उनको बंद कर दिया गया, उसके बावजूद ये देखा गया कि रसारोहण हो रहा था, तो इसीलिए रिले पंप सिद्धांत खारिज था। उसके बाद स्पंदन सिद्धांत, स्पंदन क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन, पल्सेशन, यानी कि इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट होना, फिर संकुचित होना, फिर खुलना, फिर संकुचित होना, फिर खुलना। तो इसको जब बोला गया तब उन्होंने कहा कि इसको भी दिया था जेसी बोस, सर जेसी बोस, जो खुद एक फिजिक्स के साइंटिस्ट हैं। तो उसमें उन्होंने अपनी फिजिक्स लगा दी। उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, जिसमें नीडल थी, और वो किससे, एक मीटर से जुड़ा हुआ था, और जब उन्होंने देखा, उस नीडल को अंदर डाला, उस पादप के अंदर उन्होंने लगाया, तब उन्होंने उसमें क्या देखा, मीटर में कोई क्वांटिटी देखी, कुछ आपका मैं ये कहूँ कोई वैल्यू देखी। तब उन्होंने ये कहा कि ये क्या हो रहा है, स्पंदन हो रहा है, और इसी की वजह से रसारोहण होता है। लेकिन बाद में ये देखा गया कि रसारोहण में और स्पंदन में कोई संबंध नहीं है, ठीक है ना, दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है, इसीलिए इसे भी खारिज कर दिया गया। उसके बाद फिर है आपके भौतिक बल का सिद्धांत। भौतिक बल के आधार पर ये सिद्धांत दिए गए, कौन कौन से, सबसे पहला है आपका अंतःशोषण का सिद्धांत, दूसरा है आपका केशिका सिद्धांत, तीसरा है वायुमंडलीय सिद्धांत, और चौथा है वाष्पोत्सर्जन खिंचाव सिद्धांत। सबसे पहले बात करें अंतःशोषण यानी कि इम्बाइबिशन फोर्सेस। इम्बाइबिशन, अंतःशोषण, इसके बारे में मैं आपसे पहले बात कर चुकी हूँ। अंतःशोषण क्या होता है कि ठोस के द्वारा जल में बिना घुले, ठोस की कोशिकाएं द्वारा जल में बिना घुले जब पानी का अवशोषण किया जाता है, तब उसे हम क्या कहते हैं, अंतःशोषण का सिद्धांत, ठीक है। तो अंतःशोषण के लिए क्या बात की गई, उसके लिए उन्होंने कहा कि जो जाइलम की कोशिकाएं हैं, उनकी कोशिका भित्ति के द्वारा पानी के अणुओं का अवशोषण कर लिया जाता है, और अवशोषण करने पर ही उनमें क्या होता है, पानी का रसारोहण होता है, मैं कहूँ रसारोहण होता है। लेकिन इसको भी खारिज कर दिया गया, क्योंकि हम जानते हैं पानी का अवशोषण भित्तियों द्वारा नहीं होता, किसके द्वारा होता है, गुहा के द्वारा, कोशिका के गुहा के द्वारा
पानी का अवशोषण होता है, ल्यूमन के द्वारा पानी का अवशोषण होता है। इसीलिए अंतःशोषण के सिद्धांत को क्या कर दिया गया बच्चों, खारिज कर दिया गया। क्यों? क्योंकि अंतःशोषण का सिद्धांत क्या कह रहा है, अंतःशोषण का सिद्धांत ये कह रहा है कि जाइलम की कोशिका भित्तियों द्वारा पानी का अवशोषण किया जा रहा है। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है। किसके द्वारा होता है, कोशिका की गुहा के द्वारा पानी का अवशोषण होता है। क्लियर है बच्चों? ठीक है, इसके बाद दूसरा है केशिका सिद्धांत। केशिका सिद्धांत, कैपिलरी ट्यूब, एक कांच की, आप इसको अपने लैब में भी कर सकते हैं। कांच की छड़ लें, ठीक है, उसको पानी में डुबोए, आप सबने किया भी होगा। कैपिलरी ट्यूब इसे हम कहते हैं। इसको जब हम पानी में डुबोते हैं तो इसमें किसकी वजह से, एयर की वजह से, ऊपर की जो एयर है इसकी वजह से क्या होता है, सक्शन प्रेशर, सक्शन प्रेशर यानी कि चूषण दाब एक लगता है, जिसकी वजह से कुछ हद तक पानी का अवशोषण या पानी इसके ऊपर चढ़ता है। ठीक है, तो ये बात सच है कि इसकी वजह से पानी का अवशोषण तो होता है, लेकिन ये क्योंकि इसमें इसलिए सच नहीं है। क्यों? पहली चीज तो इसमें क्या है, ये कैपिलरी ट्यूब है, यानी कि दोनों तरफ से खुली हुई है, नीचे से भी और ऊपर से भी खुली हुई है। लेकिन ऊपर से पादप में तो नहीं खुला हुआ है। क्या जाइलम की कोशिका पादप में ऊपर से खुली हुई है? नहीं। तो उसमें कैसे ये दाब बनेगा, जिसकी वजह से केशिका पर या पानी ऊपर जाइलम की कोशिकाओं में चढ़े, पहली चीज। और दूसरी चीज, ये जो दाब होता है, ये जो दाब है, ये जो केशिका की जो पानी चढ़ रहा है कैपिलरी ट्यूब में, ये इतना ज्यादा नहीं होता है कि ये इसको पूरा ऊपर तक ले जाए। मैंने आपको बताया था यूकेलिप्टस, रेडवुड इन कैलिफोर्निया, बात कर चुकी हूँ क्या मैं इनकी। यूकेलिप्टस है आपके, जो आपने देखा होगा बाहर आपके सड़कों पे किनारों पे लगे रहते हैं यूकेलिप्टस, ठीक है, जिनका तना सफेद सफेद सा होता है। ये क्या है, यूकेलिप्टस है। कितने बड़े बड़े होते हैं, 91 मीटर तक लंबे होते हैं। सबसे लंबा पौधा बेटा बच्चों कैलिफोर्निया में रेडवुड, उसकी लंबाई 110 या 108 कुछ है, ठीक है ना, इतना मीटर वो लंबा है। तो ये इतना ज्यादा नहीं होता है। ये जो सिद्धांत है, ये जो हम कह रहे हैं केशिका का बल है, ये इतना ज्यादा नहीं होता है कि इतने ऊंचे ऊंचे पादपों में ये पानी का अवशोषण या रसारोहण ये करा सके। तो इसीलिए इसको भी क्या कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। अंतःशोषण खारिज हो गया, केशिका का सिद्धांत खारिज हो गया। सेम इसी तरह से वायुमंडलीय सिद्धांत है। वायुमंडलीय सिद्धांत यानी कि प्रेशर, प्रेशर जो वायुमंडल के द्वारा लग रहा है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक कितना होता है, ज्यादा से ज्यादा 10 एटमॉस्फेयर, इतना ही होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। तो यानी कि पानी एटमॉस्फेयर के दाब की वजह से जो पानी का अवशोषण नहीं होता है या ना के बराबर होता है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर या वायुमंडलीय दाब क्या होता है, बहुत कम होता है, इतना ज्यादा नहीं होता है कि इतने बड़े बड़े पौधों में ये क्या कर सके, पानी का अवशोषण करा सके या रसारोहण को करा सके। तो इसीलिए वायुमंडलीय सिद्धांत को भी क्या कर दिया गया बच्चों, खारिज कर दिया। समझ में आ रहा है ना, अंतःशोषण का सिद्धांत, केशिका का सिद्धांत और वायुमंडलीय सिद्धांत। अब आता है आपका वाष्पोत्सर्जन, खिंचाव, और आप सब जानते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। क्या है ये, ट्रांसपिरेशनल पुल, इंग्लिश में कहते हैं इसको, या कोहेजन एडेजन थ्योरी, आसंजन और ससंजन बल, कोहेजन और एडेजन थ्योरी, ठीक है, ससंजन और आसंजन बल। ससंजन और आसंजन क्या होता है, कोहेजन क्या है, ससंजन बल, कोहेजन फोर्स, ससंजन बल, और एडेशन फोर्स आसंजन। ससंजन एक ही अणुओं के बीच में, यानी कि पानी के अणुओं के बीच में, पानी के अणु आपस में क्या दिखाते हैं, ससंजन बल, ठीक है ना, आपस में कैसा बल दिखाते हैं, ससंजन बल। तो हम ये कहते हैं ये कैसे होते हैं, कोहेजन फोर्स, यानी कि सभी पानी के अणु एक दूसरे से क्या रहते हैं, चिपके हुए रहते हैं। और यही कारण है कि इतने बड़े बड़े पादपों में भी जब पानी का अवशोषण हो रहा है, पानी जब ऊपर चढ़ रहा है, तो इतने बड़े बड़े पादपों में भी पानी का अवशोषण होते वक्त पानी की जो पूरी एक स्तंभ है, जो एक कंटिन्यूटी है, जो एक लगातार वो चल रहा है, वो टूटता नहीं है। क्यों? क्योंकि पानी के अणुओं के बीच में क्या पाया जाता है बच्चों, ससंजन बल पाया जाता है। आसंजन बल, आसंजन बल हम जब कह रहे हैं तो पानी के अणु किसके पास, किसके साथ, जाइलम की कोशिकाओं के साथ, पानी के अणु जाइलम की कोशिकाओं के साथ भी तो कुछ बल लगा रहे हैं, तो उसे बोलते हैं हम आसंजन बल। तो यही ससंजन और आसंजन बल की वजह से क्या होता है, बाष्पोत्सर्जन खिंचाव होता है। तो बाष्पोत्सर्जन खिंचाव की अगर मैं बात करूं तो यही दो चीज, यानी कि बाष्पोत्सर्जन के द्वारा होने वाला खिंचाव और आसंजन ससंजन बल। आसंजन और ससंजन बल मैंने आपको बता दिया है कि क्योंकि जल के अणुओं के बीच में क्या मिलता है,
जल के अणुओं के बीच में ससंजन बल की मैं बात कर रही हूँ। जल के अणुओं के बीच में क्या मिलता है, एक बल मिलता है, जिससे ये आपस में क्या रहते हैं, चिपके रहते हैं। इसीलिए इतनी ऊंची पादप तक, कोशिका तक, इतनी ऊंची ऊंची कोशिकाओं तक पानी पहुंचाने के लिए भी इनमें क्या नहीं रहता है, इनमें बीच में इनका जो स्तंभ है, जल स्तंभ है जाइलम में, वो क्या नहीं होता है, टूटता नहीं है। यानी कि इतने बड़े बड़े पादपों तक भी ये क्या करता है, पानी को पहुंचाता है। ठीक है, तो ये है आपका ससंजन बल। फिर है आपका वाष्पोत्सर्जन खिंचाव। वाष्पोत्सर्जन खिंचाव हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया, निष्क्रिय अवशोषण में पढ़ाया है। निष्क्रिय अवशोषण में मैंने भी आपको वाष्पोत्सर्जन का खिंचाव पढ़ाया है। तो उसमें भी मैंने आपको ये बताया था क्या होता है कि पानी के अवशोषण की वजह से, वाष्पोत्सर्जन की वजह से क्या होता है, खिंचाव होता है। निष्क्रिय अवशोषण में बताया, तो उसकी वजह से पानी का क्या होता है, अवशोषण होता है। ये कैसा होता है, निष्क्रिय होता है, यानी कि इसमें मूल की कोई क्रिया नहीं है, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, पानी का अवशोषण हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर पानी का अवशोषण नहीं होगा तो पादप क्या हो जाएंगे, मुरझा जाएंगे। क्यों? क्योंकि वाष्पोत्सर्जन तो लगातार होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि पादपों में होने वाला रसारोहण, बच्चों दोनों चीज अलग है, जल का अवशोषण और रसारोहण दोनों चीज अलग है। हम ये कहते हैं कि रसारोहण में भी जल का अवशोषण होता है, ठीक है ना, लेकिन ये कैसा हो रहा है, निष्क्रिय हो रहा है, यानी कि सांद्रता के अनुसार होगा। ठीक है, पहली बात तो ये सांद्रता के अनुसार होगा, और इसमें मूल की कोशिकाएं कोई क्रिया नहीं कर रही है, ना तो उनमें किसी तरह की झिल्ली या भित्ति का कोई कार्य है। इसमें केवल किसका कार्य है, इसमें पादप में बाहर की तरफ से लगने वाले बल का कार्य है। तो इसीलिए कहते हैं रसारोहण और जल का अवशोषण दोनों में अंतर है। ठीक, आगे बात समझ में। तो ये है आपकी वाष्पोत्सर्जन खिंचाव। ठीक है, और ये किसकी वजह से होता है, जैसे कोशिका है, पादप की पत्ती है, पत्ती की कोशिकाओं में क्या होता है, बाहर की तरफ आपकी मीजोफिल सेल्स होती है मीजोफिल कोशिकाएं होती हैं। तो ये मीजोफिल कोशिकाओं में पेरिसाइकिल, एंडोडर्मिस, ये सब होती है। तो पानी की खिंचाव की वजह से, वाष्पोत्सर्जन की वजह से क्या होता है, अंदर से पानी बाहर चला जाता है, तो अंदर की तरफ सांद्रता पानी की क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कम हो जाएगी तो वो अपनी नीचे वाली कोशिका से रहेगी, उसके बाद फिर उसके नीचे वाली। तो इसी तरह से पूरा एक बल लगता है। अरे बच्चों, बात समझ में। तो एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक, और अंत में ये कहा, पूरा एक पूरे जाइलम तक ये गमन करता है। ठीक है, चलिए, तो ये है आपका वाष्पोत्सर्जन खिंचाव। किसी को कोई डाउट है अभी तक, पूछो फटाफट। कोई भी डाउट है कुछ या तो आप बहुत ज्यादा अच्छे हैं, या मैं बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ा रही हूँ, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। वैसे आपको सही लग रहा है पढ़ने में बच्चों? हम्म, समझ तो आ रहा है ना? चलिए, क्या मैं ये मान लेती हूँ आपको समझ आ रहा है। तो आपकी बाकी की क्लास हम लेंगे कल, यानी कि ये आपके खत्म हो गया है यहाँ पर। अब आपका हम शुरू करेंगे वाष्पोत्सर्जन, ठीक है, ट्रांसपिरेशन। ठीक है, ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन और इवापोरेशन दोनों में अंतर होता है। ठीक है, ट्रांसपिरेशन और इवापोरेशन, ट्रांसपिरेशन केवल जीवित कोशिकाओं द्वारा होता है, जबकि इवापोरेशन किसी भी कोशिका द्वारा, सॉरी, किसी भी जीवित या अजीवित दोनों कोशिकाओं द्वारा हो सकता है। ठीक है, सजीव और निर्जीव दोनों कोशिकाओं द्वारा होता है। अगर मैं बात करूं वाष्पोत्सर्जन, तो वाष्पोत्सर्जन पादप क्यों करते हैं, मैंने आपको पहले बताया, वाष्पोत्सर्जन एक जरूरी राक्षस है, ऐसा भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, इसलिए बोला जाता है क्योंकि अगर पानी पादप में वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा तो पादप में आग लग जाएगी उसकी कोशिकाओं में। ठीक है, क्यों? क्योंकि वाष्पोत्सर्जन की वजह से क्या रहता है, कोशिकाएं, वाष्पोत्सर्जन की वजह से कोशिकाएं क्या रहती है, ठंडी रहती हैं। जैसे हम स्वेटिंग करते हैं, करते नहीं करते, जब हम बाहर धूप में निकलते पसीना आता है, तो पसीना क्यों आता है हमें, इसी वजह से आता है ताकि हमारी बॉडी क्या रहे, नॉर्मल रहे। ठीक है, हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा हीट जनरेट ना हो जाए, इस वजह से हमारी बॉडी नॉर्मल रहे, तो क्या होती है, हमें पसीना आता है। ऐसी पादपों में क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है, ताकि पादपों में जो कोशिकाएं वो कैसी रहें, नॉर्मल रहें। ठीक है, जबकि इवापोरेशन जब होता है तब क्या हो जाता है, कोशिकाएं सूख जाती हैं। ठीक है, इवापोरेशन में कोशिकाएं कैसी हो जाती हैं बच्चों, सूख जाती हैं। इवापोरेशन को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण। ठीक है ना, चलिए, तो किसी को कोई डाउट नहीं है?
ठीक है, तो फिर आपसे बाकी की बात करेंगे कल, तब तक के लिए थैंक यू।